इस वीडियो में हम देखेंगे कार्नोट पेपर साइकिल क्या होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं और किस तरीके से आप इसका टीएस डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका पीवी डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है कार्नोट पेपर साइकिल यूज़ करने के लिए। तो जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही ऑलरेडी ऐसा डिस्कस किया है, पढ़ा है हमने कि जो कार्नोट पेपर साइकिल होता है वो फिक्स्ड रेंज के लिए, मतलब हायर टेम्परेचर और फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर के बीच में हाँ, काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है फिक्स्ड रेंज के बीच में अदर साइकिल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ में इसको यूज़ करने में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी होती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो कार्नोट साइकिल जो होता है इसको मोस्ट इफिशिएंट साइकिल मानते हैं। और किस कंडीशन में मोस्ट इफिशिएंट साइकिल होता है? बिटवीन द स्पेसिफिक टेम्परेचर लिमिट। स्पेसिफिक टेम्परेचर लिमिट दैट मीन्स आप यहाँ पर एक हायर टेम्परेचर कंसिडर करते हैं जिसको मैं यहाँ TH बोल सकता हूँ। एक लोअर टेम्परेचर होता है जहाँ पर कि आपको हीट रिजेक्ट करना होती है, मान लीजिए TL है। तो जो भी आपका कार्नोट साइकिल होगा वो इस TH और TL के बीच में, दैट मीन्स हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है अदर वेपर साइकिल्स की कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि फिक्स्ड टेम्परेचर रेंज की ही बात होना चाहिए। अगर टेम्परेचर रेंज फिक्स नहीं है तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर कार्नोट पेपर साइकिल आपको प्रॉपर एफिशिएंसी दे। और कार्नोट पेपर साइकिल को हम प्रैक्टिकली नॉट सुटेबल मानते हैं प्रैक्टिकल पावर प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो डिफिकल्टीज समझने के पहले हमें इसका वर्किंग समझना होगा। तो जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इसका वर्किंग जो था आप लोगों को समझ में आया होगा, उसको मैं शॉर्ट में फिर से एक बार बता रहा हूँ। वर्किंग प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फीड पंप के साथ। तो फीड पंप यहाँ पर हमने लगाया है 1 से लेकर 2 तक वाली जो प्रोसेस होगी वो फीड पंप में होगी। और फीड पंप में जो प्रोसेस कंसिडर की जाती है, फीड पंप में हम जो कंप्रेशन मानते हैं दैट इज आल्सो एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इसमें हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स फीड पंप में जो भी कंप्रेशन हो रहा है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इस केस में रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होने के कारण 1 से लेके 2 तक वाली जो प्रोसेस होगी उसे हम TS डायग्राम पे अगर बनाने जाएं तो 1 से लेके 2 तक आपको एक वर्टिकल लाइन मिलेगी दैट इज पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। और इस कंडीशन में आपको 1 और 2 पॉइंट पे जो एंट्रोपी होगी S1 इजिकल टू S2, तो आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती मिलती है। अब ये जो कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेस्ड फ्लूइड जो है फीड पंप के थ्रू आपने जो एडियाबेटिक कंप्रेशन कराया है इसको हम सप्लाई करते हैं स्टीम बॉयलर में। तो स्टीम बॉयलर में आप क्या सप्लाई करते हैं? स्टीम बॉयलर में आप हीट हीट सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर फ्लूइड, किसी अदर फ्यूल के फॉर्म में आप यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करते हैं। और उस हीट एनर्जी के थ्रू यहाँ पर स्टीम जनरेट होती है। जो भी स्टीम जनरेट हो रही वी आर गिविंग इट एट टेम्परेचर P1। हम उसको नाम दे रहे हैं टेम्परेचर P1, सॉरी प्रेशर P1। सो प्रेशर P1 पर आपको यहाँ पर जो है स्टीम जनरेट होती मिलेगी। उसका कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा। और ये स्टीम जो है मैंने पहले भी आपको बताया, ये वेट स्टीम हो सकती है, ड्राई स्टीम हो सकती है, सुपर हीटेड स्टीम हो सकती है। तो जो भी स्टीम जनरेट होती है उससे हम सप्लाई करते हैं स्टीम टरबाइन को। लेकिन अगर बॉयलर की बात करें तो मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बॉयलर जो होता है उसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज होता है। वाटर को जो है कन्वर्ट कराते हैं आप स्टीम में, आप उसका फेज चेंज करा रहे हैं, आप उसको लेटेंट हीट प्रोवाइड कराते हैं बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर की बात करें तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा और प्रेशर कांस्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा।
तो 2 से लेके 3 तक वाली जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो आपको यहाँ 2 से लेके 3 तक वाली जो प्रोसेस है इसमें आइसोथर्मल हीट एडिशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है 2 से लेके 3 तक वाली प्रोसेस में हीट सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए क्यू आई से डिनोट कर देता हूँ मैं इसे। तो हीट इनपुट आपने दिया है क्यू आई या हीट सप्लाइड क्यू एस बोल सकते हैं, वो प्रोसेस 2 से 3 में दिया है। अब जब आप 2 से 3 प्रोसेस में हीट दे रहे हैं तो ये जो प्रोसेस 3 है वो अगर ड्राई स्टीम के केस में है तो वो आपको इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट 3 पे मिलेगी। लेकिन अगर ये सुपर हीटेड स्टीम के केस में है तो ये कर्व जो सेचुरेशन कर्व होता है सेचुरेशन कर्व के बाहर चले जाएगी। पॉइंट 3 जो है वो आपको यहाँ कहीं 3 डेज वाली पोजीशन पे मिलेगा। एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर वेट स्टीम ही आपने सप्लाई की है तो ये पॉइंट 3 इस सेचुरेटेड वेपर लाइन पर ना आते हुए यहाँ कहीं अंदर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी पॉइंट 3 को कंसिडर कर सकते हैं। अगर वेट स्टीम का केस है तो वो यहाँ अंदर होगा, ड्राई स्टीम के केस पर एग्जैक्टली जो है सेचुरेशन कर्व पर होगा, और सुपर हीटेड स्टीम के केस में सेचुरेशन कर्व के बाहर हो सकता है। तो अभी मैं आपको ड्राई स्टीम के केस का कंसिडर करके बता रहा हूँ। तो अगर फिर उसके बाद जो स्टीम है, मान लीजिए ये जो ड्राई स्टीम है वो स्टीम टरबाइन पे सप्लाई की जाएगी, और स्टीम टरबाइन पे सप्लाई करने के बाद इसको हम फिर से सप्लाई करेंगे, इसको हम फिर से सप्लाई करेंगे कंडेंसर में। तो यहाँ पर जो एक्सपांशन होगा स्टीम टरबाइन में एक्सपांशन होगा दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स 0.3 और 0.4 पे, 0.3 और 0.4 पे जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट होगी। 0.3 और 4 की जो एंट्रोपी है उसको हमने कांस्टेंट लिख लिया, S3 इज इक्वल टू S4। अगर यही सुपर हीटेड के लिए आप बात करते तो 3 डेज से लेके 4 डेज तक की जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद 4 से लेके 1 वाली जो फेज है, उस 4 से लेके 1 वाली फेज की अगर आप बात करें तो ये कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होगा। हीट रिजेक्शन को हम क्यू आर से डिनोट कर रहे हैं। तो कंडेंसर में हीट रिजेक्शन का काम होगा क्यू आर, और जो हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में दैट इज आल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। प्रेशर भी जो है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं बैक प्रेशर, दैट इज डिनोटेड बाय पीबी, बैक प्रेशर। ठीक है। 4 के बाद 4 से लेके 1 तक प्रोसेस हो गई। 1 से 2 ये साइकिल फिर से इसी तरह से कंटिन्यूसली चलते जाता है। तो अगर प्रोसेसेस की बात करें किसी भी कार्नोट साइकिल में, सो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 isothermal processes and 2 reversible adiabatic processes, that means 2 reversible that means 2 isentropic processes। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की बात अगर इसमें करें इफिशिएंसी कैलकुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो इफिशिएंसी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं इफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। सो अगर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड की बात करें तो यहाँ पे जो वर्क डन आपको मिलता है वो वर्क डन आपको मिलेगा टरबाइन के एक्सपांशन के थ्रू। तो अगर टरबाइन का एक्सपांशन देखें तो आपको 3 से लेके 4 तक वाला जो है वो टरबाइन एक्सपांशन होगा। क्लासेस इनइक्वालिटी के थ्रू अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करें इसे तो क्यू को हम लिख सकते हैं टी इंटू डेल्टा एस, दैट मीन्स जो हीट आपने सप्लाई की है उसको आप क्यू डेल्टा एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं उसको भी आप क्यू डेल्टा एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2। वर्क डन यहाँ पर रहेगा Q1 माइनस Q2, और हीट सप्लाइड जो रहेगी दैट इज Q1। मान लीजिए Q1 है तो ओवरऑल जो आपको एफिशिएंसी मिलती है दैट विल बी 1 माइनस Q2 बाय Q1। 1 माइनस Q2 बाय Q1 से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए Q2 इज द हीट रिजेक्टेड एंड Q1 इज द हीट सप्लाइड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, Q2 को हम लिख सकते हैं T2। लेट द लोअर टेम्परेचर इज T2। यहाँ पर जो लोअर टेम्परेचर है इसको हमने कंसिडर करा है T2। सो लोअर टेम्परेचर इज T2, और एंट्रोपी चेंज फॉर दिस लोअर टेम्परेचर इज S4 माइनस S1।
मैं यहाँ लिख सकता हूँ T2 इंटू S4 माइनस S1। इसी के साथ फिर से अगेन मैं लिख सकता हूँ Q1 को मैं लिख सकता हूँ T1 इंटू S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। और जैसा कि आपको पता है S3 इज इक्वल टू S4 एंड S2 इज इक्वल टू S1, तो ये दोनों जो टर्म्स है ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आपको एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपॉन T1 या 1 माइनस T2 बाय T1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका एफिशिएंसी कैलकुलेशन का तरीका होगा किसी भी कार्नोट साइकिल के लिए। और इसके साथ अगर आप इसका थर्मोडायनामिक एनालिसिस भी करते हैं तो अगर आप इसके बीच में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं सभी कंपोनेंट के बीच में, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। तो जनरली जो काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस होते हैं वो काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा एच। तो मैं वन बाय वन आपको सभी पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप स्टीम बॉयलर की बात करें तो आप स्टीम बॉयलर के अंदर क्या करते हैं, आप स्टीम बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई करते हैं Q1। अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं Q1 या QI और आपको यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज मिलता है दैट एंथैल्पी चेंज इज H3 माइनस H2, H3 माइनस H2। डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर होगी H3 दैट मीन्स एंथैल्पी एट 0.3 माइनस एंथैल्पी एट 0.2। तो H3 माइनस H2 के फॉर्म में आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसमें जो है किसी तरीके से कोई वर्क आप ना तो सप्लाई कर रहे हैं ना कोई वर्क आपको मिलता है, तो W की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो जो हीट सप्लाइड आपने की है वो एंथैल्पी की टर्म में आप लिख सकते हैं H3 माइनस H2। ये ध्यान रखिए आप जो भी डेटा आपने लिया है ये सब पर केजी बेसिस पे है। इसके बाद जो स्टीम है वो सप्लाई की जाती है टरबाइन पे। तो टरबाइन में अगर आप देखें तो डेल्टा एच दैट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू अगर आप देखें तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलती है H4 माइनस H3। और इसमें आपको वर्क मिलता है, जो भी वर्क मिलता है उसे आप बोलते हैं टरबाइन वर्क। तो टरबाइन वर्क अगर आप देखें इसमें तो टरबाइन वर्क की वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको वर्क मिल रहा है, तो वर्क मिल रहा है दैट मीन्स वर्क आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो W को आप कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। हीट जो है इस केस में आप स्टीम पे सप्लाई स्टीम टरबाइन पे सप्लाई नहीं करते क्योंकि आप ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो स्टीम टरबाइन है वो पूरी तरीके से इंसुलेटेड है। इस कारण Q की वैल्यू आपको यहाँ 0 रहेगी, WT आपको मिल जाएगा, टरबाइन वर्क आप यहाँ रख देंगे और एंथैल्पी चेंज आ रहा है H4 माइनस H3। जब नेगेटिव साइन से मैं राइट हैंड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा H3 माइनस H4। अब हीट रिजेक्शन की बात करें तो हीट रिजेक्शन जो होता है वो होता है आपका कंडेंसर में, और कंडेंसर में अगर आप एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की बात करें तो वो होगा H4 माइनस H1। और इसमें भी किसी तरीके से कोई वर्क आपको नहीं मिलता है तो आप सीधे वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर टरबाइन इसमें कोई वर्क आपको नहीं मिल रहा है तो W 0 हो गया आपके लिए, तो हीट रिजेक्टेड की वैल्यू हो जाएगी H1 माइनस H4। और अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ H4 माइनस H1। माइनस साइन ये बता रहा है कि हीट यहाँ पर रिमूव की गई। पंप वर्क की बात करें तो पंप को आपको कुछ एनर्जी देना पड़ती है रन कराने के लिए, तो आपको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये WP की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी और एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो होगा H2 माइनस H1। और इसको भी आप इंसुलेटेड कंसीडर करते हैं दैट मीन्स इसमें भी कोई एंट्रोपी चेंज नहीं लेंगे। तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू 0 होगी। तो हीट ट्रांसफर अगर आप यहाँ पर 0 मानते हैं पंप वर्क के केस में हीट ट्रांसफर 0 हो गया आपका। वर्क जो आपने सप्लाई किया है WP वो नेगेटिव सप्लाई किया है, तो इस तरीके से आपको एंथैल्पी जो मिलेगी वो होगी H2 माइनस H1। एक टर्म और इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट वर्क। सॉफ्ट वर्क की बात करें
तो शाफ्ट वर्क जो होता है नेट वर्क मिलता है आपको, जो नेट डिफरेंस मिलता है टरबाइन वर्क और पंप वर्क का। टरबाइन रोटेट हुई, उसने कुछ वर्क किया, उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी से ही आपने पंप को आगे की तरफ रन करा लिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नेट वर्क मिलेगा, जो कि शाफ्ट वर्क होता है, वो डिफरेंस होता है टरबाइन वर्क और पंप वर्क का। इसके अलावा अगर आप थर्मल इफिशिएंसी की बात करें, तो थर्मल इफिशिएंसी जो होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आउटपुट में आपको मिलता है शाफ्ट वर्क, इनपुट में आपको मिलता है हीट सप्लाइड। तो अगर आप शाफ्ट वर्क और हीट सप्लाइड की वैल्यू रखते हैं तो आपको थर्मल इफिशिएंसी भी फाइंड आउट हो जाएगी। स्टीम रेट की बात करें तो स्टीम रेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू डेवलप 1 किलोवाट आवर ऑफ वर्क। तो 1 किलोवाट आवर ऑफ वर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको जितनी भी स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो स्टीम रेट कहलाता है, एंड दैट इज गिवन बाय 3600 अपॉन डब्ल्यूएस। इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट होगी किलोग्राम पर किलोवाट आवर। दैट मीन्स पर किलोवाट आवर वर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितने किलोग्राम आपको स्टीम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। वर्क रेशियो की बात करें तो वर्क रेशियो जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द शाफ्ट वर्क टू द टरबाइन वर्क। शाफ्ट वर्क और टरबाइन वर्क का अगर आप रेशियो ले तो वो जो टर्म है वो वर्क रेशियो कहलाती है। वर्क रेशियो की बात अगर आप करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस या इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझ में आना चाहिए कि जितना स्मॉल नेगेटिव वर्क ट्रांसफर होगा उतना स्मॉल वर्क रेशियो होगा। दैट मीन्स लार्ज वर्क रेशियो मीन्स स्मॉल नेगेटिव वर्क। तो अगर आपको वर्क रेशियो की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क कहाँ पे मिलेगा, ये वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव वर्क का फैक्टर है। तो अगर आपको वर्क रेशियो की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है तो नेगेटिव वर्क जो कि आपको पंप को ऑपरेट कराने में देना पड़ता है वो वैल्यू कम रहेगी, और वो वैल्यू कम रहेगी तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। और वाइस वर्सा में हम समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव वर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका जो वर्क रेशियो है वो कम होगा। कार्नोट एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन हमने देखा था उससे हमें एक बात क्लियर हो रही है कि जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग फ्लूइड यूज। आप कौन सा वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ डिपेंड करेगी कि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर क्या है। प्रैक्टिकल रीजन की बात करें जिनके कारण कार्नोट साइकिल को आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल रीजंस में आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पता होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।